हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नई वीडियो जिसमें कि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कंसेप्चुअल पार्ट भी उसका कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी में नीट में क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइन टू लाइन हम हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। दिसंबर तक हमारा टारगेट है, उस तक हम कवर कर लेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप चैनल पर आकर के देख सकते हैं। तो आप लगातार बस बने रहना मेरे साथ, मैं आपको पूरा कोर्स कवर कराऊंगा। आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी होने वाली है, मतलब आप एकदम अनुमान नहीं लगा सकते कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं अगर आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहे। बस आप बने रहना चैनल पर, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन, इसके बाद जो है पॉलीसेक्राइड्स, और उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पहला, जो कि प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रोटीन्स, हेडिंग है, लिखा है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। तो आपको सबको पता है प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो जुड़ के एक चेन बनाती है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की, यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पहला अमीनो एसिड है, जिसमें कि हम देख सकते हैं एक अमीनो ग्रुप बना लेते हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम बना लें यहाँ पर, और एक कोई आर चेन होगी। कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, हम मान लें कि आर चेन है ये। इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड ये ही होगा यहाँ पर, मान लीजिए ये एन है और ये NH2 है, मतलब यहाँ पर, और आपका ये कार्बन है उसका, ये हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये R2। तो ये दो अमीनो एसिड हमारे हैं, और दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाली बात आपको समझनी है कैसे बॉन्ड बनता है। तो मैं बता दूं आपको, ये पहले अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले का जो हाइड्रोजन है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। जिसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से होगा। यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, CONH। क्या है ये? CONH। CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में होगा। अगर हम एक चेन ऐसे खींच रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दैट मीन्स यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसका एक टर्मिनल N होगा क्योंकि इसके इधर किनारे पर N फ्री है। एक टर्मिनल आपका C होगा क्योंकि इधर आपका कार्बन फ्री है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी प्रोटीन की चेन होती है वो N to C होती है, लाइक N से C पर ख़त्म होती है। बीच में कितने भी अमीनो एसिड हों अलग बात है। अगर मैं आपको कहूँगी ये जो मैंने बना लिया है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में एक गलती ना करना, आप ध्यान रखना हमेशा कि डाईपेप्टाइड जब भी होगा तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा वो आपका एक होगा। ऐसा एक सवाल आता है कि डाईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो आप बता दोगे कि डाईपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो ये वाली बात यहाँ लिखी है कि भाई प्रोटीन जो है वो लीनियर चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड होती हैं जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आगे लिखा है ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कोई भी प्रोटीन होगी वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होगी। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड, जैसे कि एलेनिन है, न्यूट्रल है, सिस्टीन है, जैसे कि ये सिस्टीन, और जो मिथियोनिन है वो आपका सल्फ़र कंटेनिंग है। यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है। सिस्टीन के साथ साथ एक और मैं लिख देता हूँ, मिथियोनिन। तो ये दोनों जो है आपके सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है। एंड द प्रोलीन, प्रोलीन को हम बोलते हैं इमीनो एसिड। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंस होती है, तो अगर हम कोई पूछ ले कभी भी तो इमीनो एसिड किसे कहते हैं, तो इमीनो एसिड कहते हैं प्रोलीन को। ट्रिप्टोफान आपको पता ही है, ये आपका इंडोल ग्रुप रखता है अपनी साइड चेन में, जो कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। एंड लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है, इसकी साइड चेन में आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन कभी भी ऐसे नहीं होती, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ोगे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मोनोमर, मतलब सेम मोनोमर बार बार रिपीट नहीं होता। यहाँ पर हेट्रोपॉलीमर होता है, कभी लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ग्लूसिन, इस तरह से होते हैं। And a homopolymer has only one type of monomer repeating a number of times. This information about the amino acid content is important as later nutrition lesson.
यू विल लर्न दैट सर्टेन एमिनो एसिड, तो यहाँ पर बताया इन्होंने कि 2 एमिनो एसिड होते हैं, कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें असेंशियल एमिनो एसिड्स की, तो असेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो बॉडी आपकी बाहर से डाइट के थ्रू लेती है, खाने के थ्रू लेती है, वो आपके असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। पर जो बॉडी आपकी खुद बनाती है वो नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आपकी बॉडी खुद से क्रिएट करती है वो नॉन असेंशियल होते हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं वो असेंशियल होते हैं। तो 10 एमिनो एसिड लगभग आपके असेंशियल में आते हैं और 10 आपके नॉन असेंशियल में आते हैं नॉर्मली, ठीक है। लिखा है द फॉर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, तो ये सवाल बनेगा असेंशियल जो है वो डाइट के थ्रू आते हैं। एंड हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द असेंशियल अमीनो एसिड, देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, मतलब नॉन असेंशियल हमारी बॉडी बना सकती है, विच वी गेट essential amino acid through our diet or food. Protein carry out many functions or living organisms. Some transport nutrient across cell membrane. कुछ प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करती है मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ जो है फाइट इन्फेक्शन यानी कि एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है। सम आर हॉर्मोन्स, कोई भी प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर, और कुछ आर एंजाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिख देता हूँ कोड, अगर कहीं दिखे तो एसेंशियल एमिनो एसिड आपके आएंगे PVTTIMHALL। तो these are phenylalanine, valine, tyrosine, threonine in isolation, methionine, histidine, alanine and arginine and leucine, lysine, ये ध्यान रखना। तो ये अगर आपको कहीं दिखते हैं असेंशियल एमिनो एसिड तो आप लर्न कर लेना। अगर कोई पूछे इनमें से कौन असेंशियल है, वैसे तो पूछेंगे नहीं पर फिर भी अगर पूछ ले तो बता देना, ठीक है ना। ये असेंशियल हैं, बाकी बचे हुए नॉन असेंशियल हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, यहाँ पर बताया कि प्रोटीन क्या क्या फंक्शन करती है। जैसे लिखा है कोलाजन दो इंट्रा सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब आप टिश्यू वाले चैप्टर में देखेंगे तो वो तो अभी कट गया है शायद से, पर फिर भी ध्यान रखना कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें आपको कोलाजन देखने को मिलता है। वाइट फाइब्रस टिश्यू ये है, हमने पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाकर के चैप्टर को देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। वाइट फाइब्रस टिश्यू है ये आपके, ठीक है, और ये आपके मिलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम है। डाइजेशन भी जैसे कट गया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम है ट्रिप्सिन, जो कि आपका पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज से आता है। पैनक्रियाज से ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म दैट इज जाइमोजन उसमें निकलता है, जिसे हम ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। फर्दर ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय द enterokinase released by the small intestine convert into the trypsin, फिर ट्रिप्सिन फर्दर दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अगर लिखा है इंसुलिन, जो कि आपका एक 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ हार्मोन है, जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। कम मतलब नॉर्मल करता है, कम करके नॉर्मल करता है, ये ध्यान रखना। अगर लिखा है एंटीबॉडी दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात हो रही है, इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आपकी जो एंटीबॉडी होती हैं वो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और टर्शियरी प्रोटीन होती हैं एक तरह से, जो कि आपकी इन्फेक्शन से लड़ने में काम करती हैं। ये आपको 12th वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर लिखा है कि रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मेल का रिसेप्टर, जैसे कि टेस्ट रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर्स, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट है GLUT4, अगर कभी सवाल आता है फंसता है तो इसका ही जरूर आता है। GLUT4 क्या होता है, तो भाई GLUT4 जो है वो आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन, सॉरी यहाँ लिखा भी है, इन एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल्स एंड मसल्स। तो वहाँ पर ये आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है सवाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से अगर टेबल से कभी कोई सवाल कहीं देखने को मिलेगा तो मेरे मानता है GLUT4 ही आएगा, मेरे को पता है यही आएगा, ठीक है। तो ये कभी आया तो देख लेना, एडिपोज सेल्स और मसल्स वगैरह में आपको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर 2 लाइन है, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा ही आता भी है पेपर में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है। लिखा है कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो यार एक तो ये सवाल है कि कोलाजन जो है वो आपका एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एंड राइबोलोज वाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया जाएगा, जो कि एक कार्बन फिक्सेशन का एंजाइम है। ये बायोस्फीयर में और प्लांट वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा का प्रोटीन है। लगभग 24, मेरे ख्याल से 24 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पाई जाती है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। और एक कोलाजन का सवाल होता है कि कोलाजन जो है वो एक
ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर रखता है। तो ये एक सवाल है इसका जो कभी आ सकता है ना। वाइट फाइबर तो कोलाजन के हैं और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी देखने को मिलती है, तो कोलाजन की। कर देना पक्का। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीसेक्राइड। अब भाई देखो यार, यहाँ आपको मैं बता दूं एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई है। सीधा पॉलीसेक्राइड धर दिए हैं कि इसे देख लो समझ लो, ठीक है। तो यार ये हमें थोड़ा सा मोनोसेक्राइड्स जानना है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है ज़्यादा। तो फिर मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड पर आएंगे, फिर ये आपको समझ में आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो जरा सा बताऊंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, देख लो बस ज़रा सा, क्योंकि वो केमिस्ट्री में आपको शायद से सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। पर फिर भी अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो यहाँ छोटा सा हेडिंग डाल लो, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताऊँ मैं आपको। मोनोसेक्राइड कॉमन फार्मूला है CnH2nOn। तो ये आपके कई टाइप के होते हैं कार्बन नंबर के आधार पर, जैसे कि ट्रायोज, छोटा छोटा हम जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। ट्रायोज, जैसे कि टेट्रोज, जैसे कि पेंटोजिस, जैसे कि हेक्सोजिस, हेप्टोजिस, ठीक है। तो जैसे ट्रायोज है तो वो आपका होगा C3H6O3, बाकी आप समझ गए होंगे। टेट्रोज C4H8, इसी तरह पेंटोज आपका C5H10O5, हेक्सोज आपका C6H12O6, है ना। और फर्दर इनके एग्जांपल्स हैं दो चार, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ट्रायोज का एग्जांपल पता हो, ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपका ट्रायोज है। जैसे कि आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जैसे कि ये आपका क्या है, ये भी आपका ट्रायोज है, मतलब ये दोनों C3H6O3 है। फिर एक और बात पता होनी चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स में दो तरह की शुगर आपको मिलेंगी, एक मिलेंगी एल्डोजिस जिनके टर्मिनल पर CHO ग्रुप होता है, और एक मिलेंगे कीटोज जिनकी इस चेन में C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप मिलता है ज़रूर, और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। अभी मैं एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बनाकर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई शुगर एल्डोज होगी जिसके टर्मिनल पर CHO होगा, कोई शुगर जो है वो आपकी कीटोन होगी क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप बीच में पाया जाएगा। जिसमें टर्मिनल पर होगा वो एल्डिहाइड बना लेगा, तो वो एल्डोजिज होंगी। समझ आई। तो ये एग्जांपल्स हैं, जैसे टेट्रोज का एग्जांपल एक नोट कर लो अगर करना हो तो, ईरीथ्रोज या ईरीथ्रियोज दो होते हैं। पेंटोज का जरूर पता होना चाहिए, राइबोज एटलीस्ट कम से कम, राइबोज और राइबुलोज ये दोनों किताब में हैं तो आपको पता हो। ये राइबुलोज जो है वो कीटो शुगर है, ये पता होना चाहिए आपको, कीटो है मतलब ये, ठीक है। ये C6H12O6 ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि, तो ग्लूकोज पता होना चाहिए आपको 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का। फ्रक्टोज पता होना चाहिए, जैसे फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, और जो ग्लूकोज है वो आपका एल्डोज है, ये इतना आपको एटलीस्ट पता हो। एक और बता देता हूँ चलो, मैनोज भी आपका क्या है, ये भी आपका 6 कार्बन का है। गैलेक्टोज ये भी आपका 6 कार्बन का है, ठीक है। तो इतना जान लो। दीज आर मोनोसेक्राइड्स, इनमें से हम ग्लूकोज के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो जैसे ग्लूकोज अगर मैं बताऊँ आपको, ग्लूकोज जो है वो दोनों चेन में मिलता है। लीनियर चेन भी आपको देखने को मिलेगा। लीनियर चेन में मान लो ऐसे CHO किनारे पर होगा, 6 कार्बन का शुगर है, तो जैसे C3 4 5 6, और ये आपका लीनियर चेन में आपका ये ग्लूकोज है जिसको मैं बना रहा हूँ, ये आपका D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको जो है ये आपका घुमा देगा किधर की साइड में, राइट साइड पे घुमा देगा। दैट मीन्स ये D ग्लूकोज है। कैसा, तो D ग्लूकोज है। आपको L ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से, मतलब जो आपके लाइट्स को, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव कायरल सेंटर्स, उनके अंदर कायरल सेंटर्स होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। उसमें भी ये D फॉर्म ग्लूकोज की आप देख रहे हो, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये लीनियर चेन है, इसमें आपको दिखेगा किनारे पर एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं इसी को जो है बताऊं रिंग में, तो इसमें रिंग जब बनता है तो इसका इस तरह से बनता है कि आपका 5 कार्बन जो है वो रिंग में आएंगे, और जो छठा कार्बन है वो आपका रिंग से बाहर होता है, यहाँ पर CH2OH। ये
और आपका ये है ग्लूकोज, जिसमें कि आप देखोगे अगर ये मैंने बताया था पहले भी एक बार कि ये अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर नीचे है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर जो कि आपका डी ग्लूकोज का है, ठीक है ना। ये तो इसमें छठा कार्बन रिंग से बाहर होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा। तो ये है ग्लूकोज। अगर आप इसी तरह फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कीटो फॉर्म में मिलेगी आपको, वो कीटो स्ट्रक्चर है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर आ जाता है, जबकि इसमें पहले कार्बन पर होता है जो कि बाहर एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये है ग्लूकोज। इससे हमें काम है तो हमें ज़्यादा जानना नहीं, बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं पढ़ा भी सकता हूँ पर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो जानना ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है। तो ये ग्लूकोज है रिंग में। और इसमें अगर हम बात करते हैं इसी तरह से मान लो मोनोसेक्राइड्स के बारे में, और मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अमीनो शुगर्स होते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दें और यहाँ NH2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा ग्लूकोसामीन। जैसे यहाँ CH3CONH2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है, शुगर्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ टच कर रखा है, तो इसलिए मैं बता भी रहा हूँ ये बात, है ना। तो अभी ये ग्लूकोज है। अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका डाइसेक्राइड्स कैसे बनेंगे, मतलब ये मोनोसेक्राइड, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जब आपका 2 से 9 तक लगभग। ओलिगोसेक्राइड्स में होता है कि आपका जो 2 to 9 या 2 to 10 जो आपके मोनोसेक्राइड्स है वो अगर आपस में जुड़ जाएं, बॉन्ड बना लें, तो आपका जो बनेगा दैट इज़ ओलिगोसेक्राइड्स। उसमें जैसे हम डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा इस तरह से होते हैं। तो आप डाइसेक्राइड में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ भी आ जाए। मान लो ये आपका है एक ग्लूकोज, और इसी के साथ हम जो है दूसरा ग्लूकोज जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये दूसरा ग्लूकोज है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, एक बार देखो ध्यान से कि आपका जो पहले वाला जो ग्लूकोज है, पहले वाले ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है ये, और ये इसका चौथा कार्बन है दूसरे वाले का। चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके बीच में वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ज़्यादातर ये बॉन्ड जैसे पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ये भी है, एस्टर भी है, डिहाइड्रेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ पर होगा ये कि आपका एक बॉन्ड फॉर्म होगा। ये इस तरह से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसमें कि हम देखेंगे α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह से अगर ये दो ग्लूकोज जो कि अल्फा डी ग्लूकोज आपको दिख रहे थे, अगर ये मान लो ऐसे इन्होंने चेन बना ली है दो की, तो ये बन गया है डाइग्लिसराइड। और डाइग्लिसराइड में आपस में जो बॉन्ड है वो आपका है डाइग्लिसराइड। तो आपका इसमें जो बॉन्ड है वो है आपका एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो कि α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। जैसे कि दो ग्लूकोज है तो ये स्ट्रक्चर बन गई है माल्टोज की। ये है माल्टोज। माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज। इसी तरह से डाइसेक्राइड्स में जैसे हम देखेंगे सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होता है, इसमें कि आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये जुड़े होते हैं आपस में α1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो ये भी एक डाइसेक्राइड बन जाता है। इसी तरह से आपका होता है लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, वो भी आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जिसमें β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि डाइसेक्राइड ये 3 तो एटलीस्ट पता ही हो, बाकी तो जानना है नहीं इतना भी, ये भी आगे तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होना चाहिए फिर भी। तो ये डाइसेक्राइड्स है। इस तरह से ट्राइसेक्राइड्स होते हैं, रेफिनोज और भी नाम है, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड होते हैं। तो पर अगर मान लीजिए ये 10 से लेकर 10,000 या जितने भी मॉलिक्यूल अगर मोनोसेक्राइड्स के लगातार जुड़े हों और उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो तो वो स्ट्रक्चर बनेगी, उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो फाइनली हमें पॉलीसेक्राइड पर ही आना था। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हुआ चलता हूँ, अभी के लिए आप नोट कर लो, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सवाल अगर आया तो कर देना, वैसे फिर मैं बताऊँगा क्या है। अभी निकलो आप, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अभी मैं इस पर क्लियरिटी डालूंगा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कभी नोट करना तो कर लेना, फ्रक्टोज नेचुरली पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर है, और ग्लूकोज है वो ग्रेप शुगर है, ब्लड शुगर है, ये जान लेना, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया, फिर हम बताते हैं एक एक चीज़ों को। चलो, तो यहाँ लिखा है कि पॉलीसेक्राइड्स एंड द एसिड insoluble pellet and also has polysaccharides carbohydrate as another class of macromolecules.
पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो मैंने कहा था, देखो आपने शुरुआत में अपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब टिश्यू को फिल्टर किया था तो हमने देखा था कि पेपर के मतलब जो फिल्ट्रेट करने का कपड़ा था और उस कपड़े के ऊपर जो आया था वो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स थे, वही आपके पॉलीमर्स थे, वही आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, जो छोटे थे वो नीचे चले गए थे। तो अभी ये उसी की बात कर रहे हैं कि एक और टाइप का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि आपको देखने को मिला था उस कपड़े के ऊपर जहाँ हमने शुरुआत में फिल्ट्रेशन किया था। तो उसमें से एक ये भी मिला था, कार्बोहाइड्रेट भी था। लिखा है दे आर थ्रेड्स, लिटरली ये कॉटन थ्रेड। तो यहाँ ध्यान रखना कि कॉटन थ्रेड एक जो है पॉलीसेकेराइड है। लिखा है कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। For example, cellulose is an polymeric substance consisting of only one type of monosaccharide। यानी सेलुलोज जो है वो एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड का बना होता है। सेलुलोज की जो चेन होती हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ द ग्लूकोज। वो भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। जैसे मैंने अल्फा डी ग्लूकोज ये बनाया हुआ है, अगर हम यहाँ लिख दें बीटा डी ग्लूकोज, तो ध्यान रखना सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बीटा डी ग्लूकोज होता है, चेन जो बनी होती है उसमें पहला जो ग्लूकोज होता है उससे अगले वाला ग्लूकोज दूसरा 180 डिग्री पर लगा होता है। ये भी एक बात है, अगर नोट करना चाहो तो कर लो। और बीटा डी ग्लूकोज है इसलिए हम लकड़ी नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो इंजाइम्स होते हैं, जो हमारे अंदर सलावरी अमाइलेज है जो कि स्टार्च को तोड़ता है, जो कि माल्टोज वगैरह पर काम करते हैं, मतलब माल्टेजिस जो है वो भी अल्फा बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, पर हमारे अंदर बीटा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इंजाइम नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है, पहले हमारे में थे तो अभी ख़त्म हो गए, अभी नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो ये है सेल्यूलेजेस, एक्चुअली वी डोंट हैव सेल्यूलेजेस, वो की बीटा अमाइलेजेस होते हैं वो, ठीक है। एक है सेलुलोज इज ए होमोपोलीमर। सेलुलोज जो है वो एक होमोपोलीमर है एंड स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एट द स्टोर हाउस एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। तो स्टार्च के बारे में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि बताया हुआ है। तो स्टार्च में बता दूं आपको क्या है, एक्चुअली कुछ टेंशन नहीं है। ग्लूकोज की एक चेन है जिसमें कि आपको पता है ग्लूकोज एक ग्लूकोज से जुड़ा होगा, तो उसमें आपका बॉन्ड जो होगा वो हमेशा अल्फा वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। और ग्लूकोज की जो चेन होती है, मतलब स्टार्च में जो दो चीज़ें होती हैं स्टार्च के अंदर, मैं आपको क्लियर कर दूं। स्टार्च जो है वो दो फ्रैक्शन से बनता है। एक फ्रैक्शन होता है अमाइलोसिस, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोसिस में क्या अंतर है? अमाइलोसिस जो होते हैं वो आपके हेलिकली कॉइल्ड चेन होती है ग्लूकोज की। तो ये समझ सकते हो आप, हेलिकली कॉइल्ड चेन है, बस सीधी चेन है, ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड हुई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लगभग 10 से 15% तो ये पार्ट होता है। दूसरा जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसकी खास बात होती है कि वो लीनियर चेन है पर उसमें ब्रांच हैं। तो ये ध्यान रखना, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो है वो अमाइलोपेक्टिन है, और जो अमाइलोज है दैट इज़ अ लीनियर चेन बट हेलिकली कॉइल्ड होती है। ये 80 to 85% पार्ट स्टार्च का ये होता है, ठीक है ना, ज़्यादा पार्ट ये होता है। ये दोनों मिलकर के स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। और इसी हेलिकली कॉइल्ड होने की वजह से ही क्या करता है, जब इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है तो ये आयोडीन को यहाँ पर फंसा लेता है। तो ये ब्लू ब्लैक रिएक्शन जो है स्टार्च आयोडीन के साथ देता है, क्योंकि इसके पास इस तरह की कॉइल्स हैं। पर सेलुलोज के पास इस तरह की कॉइल्स नहीं होती, तो सेलुलोज इसके साथ में आयोडीन के रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। चलो फिर और बातें देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस एंड प्रेजेंट इन द स्टोर हाउस एनर्जी ऑफ द प्लांट टिश्यू। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कोल्ड ग्लाइकोजन। इसके बारे में नीचे बात करी जाएंगी कि ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का स्टोरेज करने वाला टिश्यू है, जो स्टोरेज करने वाला आपका पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे अंदर मिलता है, फंजाई में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। ये ध्यान रखना, बैक्टीरिया में, फंजाई में, मैमल्स में, हम में स्टोर करने के लिए मिलता है ग्लाइकोजन। तो ये भी स्टार्च का ही वेरिएंट है। सीधा सीधा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बीच में ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, मैं बताऊंगा नीचे चल के। फिर लिखा है इनुलिन इज पॉलीमर फ्रक्टोज। तो ध्यान रखना, इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये सवाल आएगा। और अगर मान लो कहीं अगर दिखा तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनुलिन जो है वो आपको कहाँ से मिलता है। तो मेरे ख्याल से रूट्स ऑफ डहेलिया प्लांट से मिलता है, और इसका जो है किडनी के एक टेस्ट होता है उसमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि किडनी में ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता है और फिल्टर होता है सीधा सीधा, तो किडनी टेस्ट करने का इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको कभी दिखा कि इनुलिन क्या है, ऑप्शन में आएगा इनुलिन एक फ्रक्टन है। फ्रक्टन मीन्स टू से दैट अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लाइकन मीन्स टू से दैट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टन्स पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। मैनन्स पॉलीमर ऑफ मैनोज। इस तरह से होता है, ठीक है, जो कि एल्गी की सेल वॉल में देखने को मिलेंगे, है ना, गैलेक्टन्स, मैनन, ये सब।
इन ए पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड। अब आपको रिड्यूसिंग एंड की परिभाषा बतानी पड़ेगी कि रिड्यूसिंग एंड मतलब क्या है। तो भाई ऐसा होता है, देखो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं तो ये ध्यान से यहाँ देख लो, मोनोसेक्राइड का जो पहला कार्बन है ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एनोमेरिक कार्बन जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका रिड्यूसिंग कार्बन होता है। ये फेलिंग सॉल्यूशन को, बेंडिट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसमें आपको राइट एंड पर ही पहला कार्बन मिलेगा, तो राइट एंड रिड्यूसिंग होगा। ये बात समझ में आ रही होगी ना। लेफ्ट एंड पर तो पहला कार्बन नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एंड नहीं है। अगर ये चेन मान लो 50,000 की लंबी होती तो भी राइट एंड ही रिड्यूसिंग होता, क्योंकि वो जो पहला कार्बन है एनोमेरिक रिएक्टिव कार्बन जो है वो आपका वहीं पर है ना, वही रिएक्ट करेगा, वही आपका बनाएगा क्या, रिड्यूसिंग करेगा, प्रॉपर्टी वही होगी उसकी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग नहीं होता, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि सुक्रोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों ही कार्बन 1 और 2 जो है ये होते हैं बॉन्ड में आ जाते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं होते हैं और बॉन्ड में आ जाते हैं, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर ये सवाल आया कहीं तो मार देना, ठीक है ना। चलो, तो अभी यहाँ पर लिखा है कि भाई जो आपकी पॉलीसेक्राइड है जैसे कि ग्लाइकोजन को आप अभी देखोगे उसका राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग होगा, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होगा ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। आगे लिखा है ब्रांच है शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून स्टार्च फॉर्म ए हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हमने बताया था स्टार्च जो है वो हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2, तो उसी कॉइल में स्टार्च जो है वो I2 को होल्ड कर सकता है। ये सवाल आएगा भाई, ध्यान रखना। मॉलिक्यूल इज द हेलिकल पोर्शन, द स्टार्च I2 इज ब्लू कलर, जो ये ब्लू रिएक्शन देगा उसके साथ में। सेलुलोज डज नॉट गिव दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सेलुलोज में सीधी चेन होती है बीटा डी ग्लूकोज की, वो भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर हेलिकली कॉइल्ड नहीं होता, इसलिए वो आपका ऐसा नहीं कर सकता। आगे लिखा डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, और इसलिए जो है I2 को होल्ड नहीं कर सकता। आगे लिखा है इनुलिन, ये तो मैंने बता दिया, नीचे हम फोटो देखेंगे, ये ग्लाइकोजन का बताया। अब ग्लाइकोजन की बात सुन लो भाई, ग्लाइकोजन जो है वो आपका I2 के साथ रेड रिएक्शन में भी ख्याल से देता है, पर इसमें आप देखो एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इसमें आपका चेन है ग्लूकोज की, जो बता दूँ ग्लूकोज 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 इस तरह से, और इस चेन में मेरे भाई ध्यान रखना जो बॉन्ड है वही स्टार्च वाले α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पर जो ब्रांच पॉइंट है यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो है α1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जरूर ध्यान रखना है ब्रांच पॉइंट पर कौन सा है। तो ये देखो इसमें दोनों चीज़ें लीनियर और ब्रांच दोनों हैं, पर आपका जो स्टार्च है वहाँ अलग पार्ट था लीनियर वाला और ब्रांच वाला अलग था। तो यहाँ पर ब्रांच्ड पॉलीमर सीधा सीधा जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड है, क्योंकि उस पर आपको पता है फ्री कार्बन है जो कि रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर देख भी सकते हो ये ब्रांच हो रही है, ये आपका छठा कार्बन मैंने ग्लूकोज का बताया था बाहर होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, अच्छा पेन लेते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। छठा कार्बन पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो α1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द ब्रांच पॉइंट। उसके बाद चेन में बाकी के α1,4 चलेंगे ब्रांच में भी, और सीधी चेन में भी α1,4 चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी अगले पेज पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, समझ आई होगी ना आपको, जरूर नहीं आई तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्या पूछना है बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की मेडअप होती है, पता है आपको सबको। पेपर मेड ऑफ प्लांट पल्प एंड एटलीस्ट कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, तो कॉटन फाइबर 90% सेलुलोज होता है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो शुगर्स। तो जैसे मैंने बताया था कि ग्लूकोज के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाओ, NH2 जोड़ दो, बन जाएगा ग्लूकोसामीन। इसी तरह से वहाँ एसिटाइल ग्रुप और एमीन ग्रुप जोड़ दो तो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन बन जाएगा, और दे आर मॉडिफाइड शुगर्स, तो जैसे ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। तो मैं बता दूं आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर है, जल्दी से बताता हूँ, यहाँ पर आओ फटाफट से देख लेना ध्यान से। जैसे ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसमें मतलब पहला कार्बन ये है, सॉरी बड़ा पेन है, दूसरा पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। अगर चौथे कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ हो जाए ऐसे तो बन गया गैलेक्टोज। क्लियर है, समझ रहे हो ना। गैलेक्टोज को चक्कर नहीं है, बस इतना बदलना है, चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन बदलनी है, पोजीशन बदल गई बन गया गैलेक्टोज, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अभी वही बनाते हैं पहले वाला ही HOH, तो ये है आपका ग्लूकोज, समझ रहे हो। तो ग्लूकोज इसी तरह से अगर गैलेक्टोसामीन है, मान लो कोई बोल रहा है कि N एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, तो हम ध्यान रखेंगे कि गैलेक्टोज से बना हुआ अमीनो शुगर है जो कि गैलेक्टोज से बना, ठीक है। इस तरह मैनोज भी होता है, तो वो सेकंड कार्बन पर पोजीशन चेंज होती है मैनोज की, स्ट्रक्चर पे जाना ही नहीं है क्योंकि पेपर में आना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो राइम बन गया भाई। नेक्स्ट है दैट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है।
जो एक्सोसिलेटोन में आर्थ्रोपोडा है दैट इज़ द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है, ग्लूकोसामीन का, गैलेक्टोसामीन का नहीं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है, ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन। फंगस की सेल वॉल में भी देखने को मिलता है, वरना फंगल सेलुलोज हम इसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना दैट इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। And for example, have a complex polysaccharide that is a chitin. These complex polysaccharides are mostly homopolymer. तो ये फिर से कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो है वो आपके होमोपोलीमर्स होते हैं, मतलब हेट्रोपोलीमर नहीं होते। कुछ शुगर जो है वो हेट्रोपोलीमर भी होती है, जैसे अगर अगर वगैरह आपको मिलेगा हेट्रोपोलीमर है। और आपको जो है म्यूकोपोलिस, इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है दैट इज म्यूकोपोलीसेक्राइड, जैसे भिंडी में आपने देखा होगा मिलेगा वहाँ पर। और जैसे हाइलेरोनिक एसिड है, ये दीज आर म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। मतलब इसी तरह से आपका जो एक्वस ह्यूमर होता है वहाँ पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मिलती हैं जो कि म्यूकोपोलीसेक्राइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो आई के अंदर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ नहीं दी गई हैं, तो जानने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। पेपर भी यहीं फोकस करता है, पेपर वहाँ नहीं आता है। इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता भाई, इतना ही पढ़ना होता है, इतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहीं रोक देते हैं वीडियो को, हो गई 30 मिनट की। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो भी कुछ चाहिए होता है और कुछ पढ़ना हो तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर, आपको बना करके दूंगा वीडियो उनकी। तो साथ ही साथ आपको चैनल पर मैं क्वेश्चंस की वीडियो बना कर दूंगा कुछ दिनों बाद। अभी हम एनसीईआरटी कवर करें, 12th 11th दोनों पढ़ रहे हैं, तो बस आप इतना इतना रोज़ पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब इतना इतना पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ते ही नहीं बच्चे ना। ध्यान रखने की बात यह है कि कम पढ़ते हैं, तो इतना इतना पढ़ो। पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो बार बार जाकर के पीछे वीडियो देखो। अभी मैं आगे कोशिश करूँगा तो वीडियो जो है वो 45 मिनट की कर दूंगा थोड़े दिन बाद, मतलब अभी मेरे को लग रहा है बड़ी कर देते हैं वीडियो, तो 1 घंटा कर देंगे और 1 घंटे की वीडियो को जल्दी 2x पे कवर कर लेना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।